हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में हमारा चल रहा था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमने कंप्लीट कर लिया है भौगोलिक स्थिति वगैरह। अगर कुछ वन लाइनर में अगर एक दो पॉइंट्स रह गया होगा तो हम उसमें वो कंप्लीट कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट इज़ उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका भौगोलिक क्षेत्र करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लिखो क्या रहेगा। उत्तर वैदिक काल क्या रहेगा, उत्तर वैदिक काल। द टॉपिक इज उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था। लास्ट हमने स्टार्टिंग में किया था, जब वैदिक पीरियड हमने स्टार्ट किया था उस टाइम आपको अच्छे से बताया था। क्या था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व, क्योंकि उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो गया था, हमारे महाजनपद स्टार्ट हो गए थे 600 ईसा पूर्व के बाद। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा उत्तर वैदिक काल में। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, यानी कि क्या ज्योग्राफिकल एरिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक क्षेत्र से। देखो समझो पहले भौगोलिक क्षेत्र में, देखो ऋग्वैदिक काल में तो आपका ऋग्वेद आ गया, वेद का एक आ गया। उत्तर वैदिक काल में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपकी जो लास्ट टाइम पीरियड था वैदिक पीरियड का कौन सा, आपके आरण्यक और उपनिषद। इन सब की रचना किस में हुई थी, आपके उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस किस की हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आपके आरण्यक हो गए, उपनिषदों की रचना। ये सब किस में हुई थी, हमारे इसमें हुई थी उत्तर वैदिक काल में। सब ने अच्छे से किया था। ये जो ये आपके ग्रंथ हैं जितने भी, आपका यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया या आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सारे जानकारी देते हैं। जैसे क्या हुआ था भाई, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार का कौन सा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, दूसरा दौर शुरू हुआ था। कौन सा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था इनके विस्तार का, सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था, यानी कि दूसरा दौर शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे पहले ये सब सिंधु प्रदेश में रह रहे थे, पंजाब से अब इन्होंने कहाँ मूव करना स्टार्ट कर दिया था, जो आर्य आपकी जनजाति थी ये कहाँ अब मूव कर रही थी, अब ये कर रही थी गंगा यमुना के दोआब के साइड। आपके जो देखो ये हमारा भारत था, मैप से ही समझ लो थोड़ा बहुत। अब ये मत कह देना कि मैम ये मैप में क्या बना दिया, ठीक है, समझ लो बस। ये हमारा भारत है, ये उस टाइम पे भी आपका क्या था, पाकिस्तान, ये क्या था आपका अफगानिस्तान। तो उस टाइम तो जितना भी ये था आपका, ये क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश था। ये लोग यहाँ तक रह रहे थे, यहाँ तक रह रहे थे सप्त सिंधु प्रदेश में आपका, जिसमें हरियाणा भी आ गया, पंजाब भी आ गया, ठीक है, जिसमें आपका पाकिस्तान भी आ गया, कुछ पार्ट जैसे आपका जम्मू कश्मीर का भी आ गया था, कश्मीर आ गया था आपका। यहाँ ये सब सिंधु प्रदेश एरिया में रह रहे थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ, ये लोग कहाँ मूव करने लगे बेटा, ये मूव करने लगे अब आपके इस साइड। अब ये इस साइड मूव करने लगे। और हम सबको पता है कि जो ये एरिया है ये क्या है, ज्योग्राफी में हम अच्छे से करते हैं इस एरिया को। क्या एरिया है ये आपका, गंगा यमुना दोआब। क्या है ये, गंगा यमुना दोआब। अब आर्यंस कहाँ अपना मूव करने लगे, गंगा यमुना दोआब की तरफ मूव करने लगे, यानी कि अब ये पश्चिम से पश्चिमी जो आपका वेस्टर्न यूपी है उसकी तरफ ये फैल गए। और उत्तर वैदिक काल के जैसे लास्ट टाइम आया तो दोआब से पूर्व की ओर, यानी कि अब ये इस साइड और मूव करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे बिहार साइड चले गए, वेस्ट बंगाल की साइड, यहाँ पे ये अपने पैर फैलाने में कामयाब हो गए थे आर्यंस, यानी कि अब ये इस साइड मूव करने लगे थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ये सब चीज़ें हैं, इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब की तरफ फैले। अब जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में एक चीज़ लिखी गई है
क्या कि आर्य बस्तियों के कर्मिक विकास का एकमात्र महत्वपूर्ण विवरण हमको किस में देखने को मिलता है? आपके शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है कि कैसे कैसे इनकी बस्तियां क्रम अनुसार इनका ये डेवलप होते गए, ठीक है, कैसे कैसे आगे ये विस्तृत होते गए। जैसे ये विदेत जो मथुआ था आपका, मथुरा जिसको हम कहते हैं, कैसे सदानीरा यानी कि बिहार की जो आपकी गंडक नदी है उससे पार बसने तक पहुंच गए। कहाँ कहाँ पहुंच गए? अब ये जैसे सदानीरा नदी आ गई आपकी, मथुरा पहुंचे पहले, फिर उसके आगे बिहार में गए सदानीरा नदी के पास। सदानीरा किसको बोलते थे? गंडक नदी को। ये यहाँ तक पहुंच गए थे। फिर ऐसे ऐसे जो आर्यों की संस्कृति का केंद्र बना वो पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकता चला गया। हमने देखा है कि भाई ये लोग यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं। अब ये तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहे हैं। अब इनका जो संस्कृति का केंद्र था, पहले संस्कृति का केंद्र क्या था बेटा इनका? पहले यहाँ संस्कृति का केंद्र था इनका कौन सा? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी थी। अब इनके संस्कृति का केंद्र कौन सा हो गया आपका? गंगा यमुना दोआब एरिया हो गया, ठीक है। यानी कि आपका जो ऋग वैदिक काल में इनका जो संस्कृति का केंद्र था वो था सरस्वती नदी। अब उत्तर वैदिक काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इनका केंद्र क्या बना? इनका केंद्र क्या बना? अब इनका केंद्र क्या बन चुका है आपका? गंगा यमुना दोआब, ठीक है। अब इनका प्रस्थान यहाँ हो चुका है, अब इनका केंद्र भी यहीं बन चुका है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया आर्यंस क्या करने लगे भी? जो इनका मूल निवास स्थान था पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा जो हमारा सब सिंधु प्रदेश था, वहाँ तो ये विस्तृत थे ही, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जैसे हम शतपथ ब्राह्मण हो गया या आपका ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, इसमें ना आपको बहुत कम वर्णन देखने को मिलता है। पर है ना, अगर उन का वर्णन अगर आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो उसमें आप है ना एक चीज़ देखोगे कि इन कम वर्णनों में ना इसे एक घृणित रूप से देखा गया है, यानी कि अपवित्र भूमि माना गया है। वहाँ वैदिक यज्ञ नहीं किए जाते थे। कहाँ पर? आपके गंगा यमुना दोआब में। लेकिन फिर जैसे जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथों का ज्ञात होता चला गया, भी आगे बढ़ते चले गए, जो आपके आर्यंस थे वो दक्षिण की ओर फैलने लगे। और है ना यहाँ पर ये अब यहाँ पर है ना विंध्य तक, ये आपका मान लो विंध्य पर्वत है, ये ना विंध्य पर्वत तक तो आगे, लेकिन विंध्य पर्वत के आगे नहीं आ पाए, ठीक है। विंध्य पर्वत तक तो पहुंच गए और बहुत दिनों तक है ना विंध्य की पहाड़ियों में, पहाड़ियाँ जो दक्षिण में आर्यंस के प्रसार का बाधक बनी रही, ये दक्षिण तक ऐसे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ये ना विंध्य पर्वत को पार ही नहीं कर पाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उत्तर वैदिक काल का जब लास्ट टाइम पीरियड आ गया, उस टाइम इन्होंने पर्वत को भी पार कर लिया था और दक्षिण में भी ये लोग कुछ पहुंच गए थे। और इन सब से हमें क्या ज्ञात होता है, जितना भी आपको बताया है कि जैसे जैसे वैदिक काल का भाई अंत आता गया, जितना भी हमारा उत्तरी भारत का भाग था, आर्यंस कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में फैल चुके थे, नॉर्थ भारत में फैल चुके थे। अपने विस्तार के क्रम में आर्यंस का जो स्थानीय निवास था उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें वो सफल होते गए। और आर्यंस की सफलता का मुख्य कारण क्या था? इनके पास क्या थे? लोहे के हथियार थे, क्योंकि लोह युग इसी को बोला गया है। इनके पास औजार थे और इनके पास ना घोड़ों के रथ थे, अश्वचलित रथ जो बोलते हैं। ये थी इनकी भौगोलिक स्थिति। आई गैस आपको समझ में आ गई कि इनकी स्थिति क्या थी। इतना कुछ खास नहीं था, सिर्फ ये याद रखना कि इनकी भौगोलिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल में इन्होंने गंगा यमुना दोआब को अपना केंद्रित क्षेत्र मान लिया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड टॉपिक क्या लेके चलते हैं हम, इनका पॉलिटी, यानी कि इनकी राज व्यवस्था क्या थी। अब हम उत्तर वैदिक काल की क्या देखते हैं? राज व्यवस्था देखते हैं। आज समझ लो, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी पीपीटी रेडी हो जाएगी उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मेन है, ठीक है। अब देखो हम इसकी राज व्यवस्था देखें अगर उत्तर वैदिक काल की, यानी कि अगर हम देखें तो क्षेत्रीयता का जो इनका तत्व था, इनका भाई इनकी ग्रोथ होने लगी थी भारत में। जो इनके जनपद थे, यानी कि जो क्षेत्रीय राज्य थे, वो इसी टाइम पीरियड में उभर के आए हैं। जो जनपद थे ना, अब यहाँ से जनपद इनके स्टार्ट हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल से। जैसे आपका पुरु हो गया,
और पुरु और भरत मिलकर क्या है, देखो पुरु थे, पुरु जनजाति थी, जैसे पुरु जनजाति होगी, एवं भरत जनजाति थी। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कुरु और कुरु तथा तुर्वश एवं इसको दोबारा लिखती हूँ मैं, समझ नहीं आया होगा, अभी समझाती हूँ आपको। इसको छोटा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख के चलेंगे क्योंकि वन लाइनर तो आपको करना ही है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पुरु थे, पुरु प्लस भरत, इन दोनों ने मिलकर आपकी कुरु को, जैसे कुरु है जिसकी राजधानी क्या थी, राजधानी आसंदिवत, यानी कि जो आपकी हस्तिनापुर थी, हस्तिनापुर का प्राचीन नाम क्या था, आसंदिवत। इन्होंने ये बनाई अपनी राजधानी। हस्तिनापुर का प्राचीन नाम क्या था भाई, लिख लो, बाई चांस एग्जाम में आ जाए, क्या था, आसंदिवत। इन्होंने तो ये बनाई अपनी राजधानी। और जो आपका तुर्वश वंश था, कौन सा, तुर्वश वंश और क्रीवी वंश, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया बेटा, आपका जो पंचाल था, क्या था, पंचाल, जिसकी राजधानी क्या थी, कंपिल्य, जिसकी राजधानी क्या बनी, काम्पिल्य, क्या बनी, काम्पिल्य। किस किसने, तुर्वश और क्रीवी वंश ने। इन्होंने क्या बनाई, पंचाल, जिसकी राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। ठीक है, ये चीज कहलाई। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने अपना विस्तार किया, और जैसे आपका फिर कुरु वंश, कुरु आ गया, पंचाल आ गया और काशी आ गया। कौन कौन से आ गए, अब देखो, कुरु आ गया, पंचाल आ गया, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, कुरु, पंचाल, और तीसरा क्या, वैसे ही सेम काशी आया, एवं काशी। ये सब क्या कहलाने लगे, ये बन गए आपके अब मुख्य जनपद। ठीक है, ये मुख्य जनपद थे इनके, कौन कौन से, कुरु, पंचाल और काशी। ये क्या बन गए थे उत्तर वैदिक काल में, मुख्य जनपद, जो आपके क्षेत्रीय राज्य थे। क्या बने, क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य कह दो चाहे इसको, क्षेत्रीय राज्य थे। ठीक है, ये इनके क्षेत्रीय राज्य थे। कौन कौन से, कुरु, पंचाल, काशी, इनके मुख्य जनपद बन गए जो मेन थे। फिर वैसे ही अगर हम इनकी राजतंत्रीय व्यवस्था की बात करें तो उस टाइम कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रीय प्रचलन था, पर कहीं कहीं ना आपको गणराज्य व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो अगर हम इनकी राज व्यवस्था की बात करें कि राज व्यवस्था कितने टाइप की थी, कितने टाइप की थी राज व्यवस्था, तो दोनों ही टाइप की थी। क्या थी, कहीं कहीं राजतंत्रीय थी, कैसी थी, राजतंत्रीय व्यवस्था थी, और कहीं कहीं आपकी गणराज्य व्यवस्था थी। कहीं कहीं राजतंत्रीय थी और कहीं कहीं कैसी थी, आपकी गणराज्य व्यवस्था थी। ठीक है, ये चीज़ थे। फिर देखो, अब क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से सबसे पहले दैवी सिद्धांत मिलता है, यानी कि उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किस उसमें मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, ये आ जाए। किसका, राज तत्व की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे पहले कहाँ मिलता है। क्वेश्चन क्या आ जाए अभी आपको कि जो आपका राज तत्व है, क्या चीज़ बेटा, जो आपका राज तत्व है, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन आ जाए अब आपको कि राज तत्व की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, किसका नाम लोगे,
ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। किससे मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें क्या मिलता है? राज तत्व की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे पहले हमें किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी काल में जो आपका ये उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, सॉरी ऋग वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक काल, इस काल में ना राजा का अधिकार ऋग वैदिक काल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा। उस टाइम ब्राह्मणों का ज़्यादा टाइम चल रहा था कि ब्राह्मण के अनुसार सब होता था। अब जो आपका उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें जो आपके राजा थे उनका मूल्य ज़्यादा बढ़ गया था ब्राह्मणों से। अब जैसे बड़ी बड़ी उपाधियाँ उनको दी जाने लगी। अब राजाओं को क्या क्या उपाधि दी जाने लगी? कौन कौन सी उपाधियाँ मिलने लगी थी भाई राजाओं को? क्षत्रिय थे जो युद्ध लड़ते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे। अब उनको क्या उपाधियाँ मिलने लगी? जैसे आपके अधिराज, अधिराज की उपाधियाँ मिली। ठीक है, राजा अधिराज की उपाधि मिली, एक्सेट्रा। इस टाइप की उपाधियाँ अब क्षत्रिय उसको मिलने लगी थी। यहाँ तक कि जितनी भी आपकी डायरेक्शंस होती थी, यानी कि दिशाओं के आधार पर राजाओं का विशेष नाम से पुकारा जाने लगा था। कैसे? जैसे ना ऐत्रेय ब्राह्मण में एक चीज़ देखने को मिलती है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो उत्तर दिशा थी, उत्तर दिशा में जो आपकी शासन प्रणाली थी उसको बोलते थे विराज्य। क्या बोलते थे? वैराज्य। और राजा को हम क्या बोलते थे? विराट। क्या बोलते थे? विराट। तो भी ये भी लिख लो, उत्तर दिशा में शासन प्रणाली का नाम क्या था? यहाँ पे लिखो, इसके ना एक टेबल ही बना लो। क्या टेबल बना लो? ये लगा लो, ये दिशा क्षेत्र। ठीक है, फिर बीच में बना लो आपका शासन प्रणाली का नाम। अच्छे से बनाते हैं। दिशा क्षेत्र, शासन प्रणाली का नाम, थर्ड आपका राजा का नाम, और नेक्स्ट क्या बनाएंगे? उदाहरण। और यहाँ लिख लो आप आपके एग्जाम्पल कौन कौन सी जनजातियां थी। तो चलो अब हम करते हैं, एक बार इसको अच्छे से टेबल बना ही लेते हैं भाई। तो चलो पहले हम लेते हैं क्या? उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा में आपकी जो शासन प्रणाली का नाम था बेटा वो था वैराज्य। क्या बोला जाता था उत्तर दिशा में? वैराज्य। राजा को बोलते थे विराट। और विराट कहाँ कहाँ बोला जाता था? किन जनजातियों में बोला जाता था? जो आपके उत्तरी कुरु थे, जो पुरु और भरत से मिलकर बने थे। उत्तरी मद्र थे, उत्तरी मद्र हो गए, और आपके यही थे दो, उत्तरी कुरु और उत्तरी मर्द। अगर आप दक्षिण की बात करें, दक्षिण दिशा में शासन प्रणाली को क्या बोलते थे? भोज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? भोज्य। और राजा को क्या बोलते थे? राजा भोज। समझ में आया अब? राजा भोज। इनका उदाहरण जैसे आपकी सातवत वंश था। कौन सा वंश? सातवत वंश हुआ। फिर जैसे मध्यमा, जो आपका मिड भारत था, मध्यमा, जिसको हम मध्यमा दिशा बोलते हैं, वहाँ बोलते थे शासन प्रणाली का नाम होता था आपका राज्य। और राज्य के राजा को नाम क्या होता था? राजा ही बोलते थे। जैसे आपके कुरु हो गए, पंचाल हो गए, ठीक है, आपके कौशल नरेश हो गए जिनको हम राजा बोलते थे, कौशल के राजा। और जो आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया आपकी पूर्वी दिशा। पूर्वी दिशा को हम प्राची दिशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूर्वी दिशा को? बाई चांस एग्जाम में आ जाए प्राची। प्राची दिशा में उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमें प्राची का भी पता होना चाहिए। प्राची में शासन प्रणाली को क्या बोलते थे? साम्राज्य।
क्या बोलते थे? साम्राज्य। और राजा का नाम क्या होता था? सम्राट अशोक। याद आया? सम्राट अशोक। कौन कौन से थे आपके इसमें आ जाएगा? मगध, मगध, विदेह, कलिंग, विदेह, कलिंग, ठीक है। और अगर आपकी पश्चिमी दिशा आ जाए, पश्चिमी दिशा में, वेस्टर्न दिशा में, पश्चिमी को हम क्या बोलते हैं? प्रतीची। क्या बोलते हैं? प्रतीची। इसमें बोलते थे हम स्वराज्य। क्या बोलते थे? स्वराज्य। और इसके राजा का नाम क्या होता था? सवराट। क्या होता था? सवराट। जैसे आपका सौराष्ट्र हो गया, जो आपका सब सिंधु प्रदेश था, आपका कच्छ एरिया हो गया, आपका सोवीर हो गया। समझ में आ गया कहाँ कहाँ किसको क्या बोलते थे? जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन थी वहाँ पे शासन प्रणाली का नाम होता था वैराज्य, जिसके राजा का नाम होता था विराट, जिसके राजा का नाम होता था विराट। उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आ गई आपकी? उत्तरी कुरु और उत्तरी मद्र। दक्षिण दिशा में शासन प्रणाली का नाम क्या था? भोज्य। वहाँ बोलते थे भोज, जैसे राजा भोज, अभी आपको समझा दिया। एग्जाम्पल जैसे सातवत हो गए। मध्यमाज यानी कि जो बीच का भाग होता था उसको बोलते थे राज्य। यहाँ होते थे राजा, जैसे आपके कुरु, पंचाल, कौशल। पूर्वी दिशा में साम्राज्य, सम्राट, मगध, विदेह, कलिंग। पश्चिमी में स्वराज्य, जिसको बोलते थे सवराट, यानी कि सौराष्ट्र, कच्छ और सोवीर। ठीक है, ये क्या है आपके? चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले राजा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। यहीं पे एक चीज़ लिखती हूँ मैं कि मान लो ये जितनी भी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ वेस्ट, सेंटर भी हो गया, आपका ईस्ट भी हो गया, आपका वेस्ट भी हो गया, नॉर्थ भी हो गया, साउथ भी हो गया, इस कंप्लीट पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को क्या बोलते थे? विजय प्राप्त करने वाले राजा को, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले राजा को क्या बोलते थे? इकराट बोलते थे। क्या बोलते थे? इकराट बोलते हैं, या ये कह दो कि कहा जाता था। ठीक है, जो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करता था राजा, उसको क्या बोलते थे? इकराट। इन सब चीज़ों को याद रखना। क्या बोलते थे बेटा? क्या बोलते थे? इकराट। क्या बोलते थे? इकराट। इस चीज़ को याद रखना। क्या बोलते थे? इकराट। क्या बोलते थे? इकराट। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख दूँ? दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से। चारों दिशाओं को जीतने वाले राजा को क्या बोला जाता था? इकराट बोला जाता था। इकराट। इकराट कहा जाता था। इन चीज़ों को याद रखना अच्छे से। और जो राजा का चयन था, राजा का चयन किससे होता था? राजा का चयन कौन करते थे? राजा का चयन, राजा का चयन कौन करते थे? जनता के प्रतिनिधि। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, राजा का चयन किससे किया जाता था? राजा के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब यहाँ पे क्या हो गया था? राजा का भी धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, यहाँ लिख दो, समय के साथ साथ अब जो राजा का चयन था, राजा का पद था, वो कैसा हो गया था बेटा? वंशानुगत हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। जैसे आपका जो ऋग वैदिक काल था, उसमें राजा का चयन कैसे होता था? राजकृत कहते थे उसको, यानी कि राजा को बनाने वाले केंद्रीय भूमिका निभाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जो आपके रत्नीन थे, रत्न धन करने वाले थे, उन्होंने इसका स्थान ले लिया था। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, अभी यहाँ पे आप दोबारा लिखो इस चीज़ को, कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजकृत कौन होते थे? राजा को बनाने वाले। और ये किसके टाइम पीरियड में थे राजा को बनाने वाले? आपके ऋग वैदिक काल में।
ठीक है। इनके स्थान पर अब कौन आगे थे? रत्निनों ने इनका स्थान ले लिया था। किन्होंने ले लिया था? रत्निनों ने। रत्निनों ने। रत्निन कौन होते थे? रत्निन का मीनिंग क्या था? रत्न धारण करने वाले। ये अब राजा को बनाने लगे थे, यानी कि रत्न कौन धारण करता था? जो गद्दी पे बैठेगा, धीरे धीरे उनके ही रत्निन हो गए। अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में ये क्वेश्चन आता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रत्निनों की संख्या कितनी थी? रत्निनों की संख्या कितनी थी? कितनी थी रत्निनों की संख्या? 12 होती थी। कितनी होती थी बेटा? रत्निनों की संख्या होती थी 12। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे जाते थे। कैसे भी राज संस्कार करना है, राजा को प्रत्येक रानी के घर जाकर उसका समर्थन प्राप्त करना होता था, ऐसे ऐसे ये रत्निन होते थे। क्वेश्चन आता है कि शतपथ ब्राह्मण में रत्निनों की संख्या कितनी थी? हम कितने कह देंगे कि 12 रत्निन होते थे। और अगर आप प्रांतपति की बात करें कि प्रांतपति, प्रांतपति, प्रांतपति कितने होते थे? 2 होते थे। कौन कौन से? एक तो होता था आपका सतपति, सतपति, और दूसरा कौन सा होता था आपका? शतपति। दूसरा कौन सा होता था? शतपति। शतपति को हम सतपति भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपके प्रांत होते थे, प्रांतपति। प्रांतपति कितने होते थे? 2 होते थे, शतपति और शतपति। ठीक है। ये क्या होते थे? ये जो आपके राज्य होते थे उनके सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। जो शतपति थे, जो ये आपका शतपति है ना, ये वाला शतपति, इसका मीनिंग क्या है? जो 100 गांव के समूह में, 100 गांव के समूह पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है। हो गया? इतना समझ में आ गया? अभी देखो, जैसे हम बात करें कि भाई रत्निन, अभी हमने रत्निनों की बात की थी कि रत्निन कौन कौन से थे। रत्निन लिख लो बेटा, आप रत्निन इम्पोर्टेंट है, रत्निन के बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हेडलाइन डालो कि रत्निन, जो 12 रत्निन थे वो कौन कौन से होते थे। 12 रत्निन लिखते चलो। पहला क्या होता था आपका? पुरोहित। क्या था? पुरोहित। पुरोहित कौन होते थे? जो धार्मिक प्रधान होते थे आपके। दूसरा रत्निन कौन होता था? महिषी। कौन होती थी? महिषी। महिषी कौन थी? जो आपकी प्रधान रानी होती थी उसको क्या बोलते थे? महिषी। जो आपका पूरा राज दरबार राजा जिनके मान के चलते थे। फिर होते थे आपके युवराज। युवराज कौन होते थे? बड़े पुत्र, राजा का बड़ा पुत्र, राजा का ज्येष्ठ पुत्र कह दो। चौथा रत्निन कौन होता था? सूतसारथी। ठीक है। सूतसारथी कौन होते थे? आपके जो संकलन करता होते थे उनको बोलते थे आपके सूतसारथी। पांचवा क्या होता था? आपके सेनानी, यानी कि जो सेना का प्रधान होता है। ठीक है, सेनानी। छठा आपका क्या होता था? ग्रामीणी, जो ग्रामीण का प्रमुख होता था, ग्रामीणी। ये सब चीजें पता है इसलिए आगे एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर क्या होता था? शता, या जिसको हम बोलते थे प्रतिहारी। ये कौन होते थे? जो आपके राजकीय कुटुंब होते थे, जो आपके राजकीय कुल होते थे, गांव के घर होते। इनको लिख लो, राजकीय कुटुंब, राजकीय कुटुंब का प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता। ठीक है, या राजप्रसाद का रक्षक कह लो। आठवां क्या होता था? आपका संग्रहित, या इसको बोलते थे संग्रहित्री। क्या बोलते थे? संग्रहित्री। संग्रहित्री होता है आपका जो कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष। नौवां रत्निन कौन सा था आपका? भागदूत। भागदूत किसको कहते थे? जो कर इकट्ठा करते थे। भागदूत जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कर संग्रह करता। दसवां कौन सा था आपका रत्निन? अक्षवाप। कौन से होते थे?
अक्षवाप, जो ये अक्षवाप हैं ये क्या होते थे? जो आपकी आय व्यय का हिसाब रखते थे। ठीक है, इसको लिख लो, आय व्यय का हिसाब रखने वाला। ठीक है, 11वां रत्निन क्या होता था आपका? पालागल। क्या थे? पालागल। पालागल कौन से थे? जो राजकीय संदेशों को राजा तक पहुंचाते थे। ठीक है, जैसे ये लगा लो आपके लिख ही लो इसको सीधा ही, राजकीय संदेशों को पहुंचाने वाला। ठीक है, 12वां रत्निन आपका कौन सा होता था बेटा? गोविकर्ता होता था, जो आपके जंगल का प्रधान होता था, प्रधान अधिकारी, उसको हम क्या कहते थे? गोविकर्ता। ठीक है, गोविकर्ता यानी कि जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी। ये क्या थे आपके 12? ये थे बेटा आपके रत्निन। रत्निनों का पता होना चाहिए, क्योंकि हम फिर डायरेक्ट बोलेंगे ना क्वेश्चंस में कि पुरोहित ये होते थे, महिषी क्या थी, युवराज, सुतसारथी, सेनानी, ग्रामीण, शता, प्रतिहारी, संग्रहिती, भागदूत, अक्षवाप, पालागल, गोविंकृता। तो इनका पता होना चाहिए कि ये क्या थे। ठीक है, तो देखो अभी हम कहाँ थे? जो शतपति थे उनको कौन होते थे? वो जो 100 गांव के समूह में नियुक्त किए जाते थे। स्टार्टिंग में क्या हुआ? जो आपका स्वेच्छा से कर था ना, वो कैसे दिया जाता था? उत्तर वैदिक काल में बलि से दिया जाता था। जो टैक्स था, कर कैसे दिया जाता था? कर का नाम देते थे ये बलि, यानी कि जिसको हम चढ़ावा भी बोलते हैं। ऐसे ये लोग टैक्स देते थे। इस चीज़ को याद रखना। ये जो बलि वाला शब्द है ना, ये HCS के एग्जाम में आया था, HPSC के, कि बलि शब्द का मीनिंग क्या होता था? कर यानी कि टैक्स। ठीक है, देने की प्रथा थी, बलि चढ़ा के कर देते थे। पर क्या हुआ? जैसे जैसे ही टाइम चेंज होता गया, जो आपके नियमित करों की व्यवस्था की गई थी, राजा को जो अब कर दिया जाता था, उसको अब यहाँ पे क्या बोला जाने लगा? धीरे धीरे अब बोला जाने लगा बेटा उसको बलि हृदय। बलि किस में चेंज हो गया था? बलि हृदय में चेंज हो गया था, यानी कि बलि लेने वाला। ठीक है, ये किसको बोला गया? राजा को बोला गया। राजा को, कि अब राजा टैक्स कैसे लेता था? बलि हृदय से लेता था। बलि हृदय से लेता था, यानी कि बलि लेने वाला। अगर आप अथर्ववेद पढ़ेंगे ना, तो अथर्ववेद में एक चीज लिखी गई है कि कर और जो बलि अन्न था और जो पशु के रूप में था, जो आपका अथर्ववेद में ये बताया गया है, इसको भी लिख लो। अथर्ववेद में बताया गया है आपके कि कर हो या बलि अन्न हो, ठीक है, और पशु के रूप में दिया जाता था। यानी कि आप ये लगा लो, यहाँ पे या को काट दो, यहाँ पे लिखो कर बलि अन्न और पशु के रूप में दिया जाता था। ठीक है, आपका जो अथर्ववेद था, इसमें एक चीज़ और की गई। क्या कही गई? कि सभा और समितियाँ, जो आपकी सभा समिति थी ना, जो हमने उसमें भी की है ऋग्वैदिक काल में, सभा और समिति, इन दोनों को क्या बोला गया है? इन दोनों को बोला गया है प्रजापति की पुत्रियां, कि ये प्रजापति की पुत्रियां हैं। जबकि ऋग्वेद काल में इनको जुड़वा बहनें बोला गया है, लेकिन अथर्ववेद में इनको क्या बोला गया है उत्तर वैदिक काल में? कि जो सभा समिति हैं वो प्रजापति की पुत्रियां हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि
अथर्ववेद में एक और चीज लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि राजा को आय का 16वां भाग किसके रूप में दिया जाता था? टैक्स के रूप में या बलि के रूप में दिया जाता था? क्या लिखा गया है कि राजा को आय का 16वां भाग कर या बलि के रूप में दिया जाता था। अब क्वेश्चन आ जाए, उत्तर वैदिक काल में कितना टैक्स पे किया जाता था राजा को? तो हम क्या कह देंगे? आय का 16वां भाग। ठीक है, आय का 16वां भाग। और जो आपकी ये सभा समिति है जिनको प्रजापति की पुत्रियां बोला गया है, इस काल में भी ये बिल्कुल अपना काम कर रही थी, पर इनके ना जो संरचना थी उसमें काफ़ी अंतर आ गया था। इस काल में जैसे आपके सभा समिति और विदत 3 थे। विदत का है ना इस टाइम पे काफ़ी मतलब ये लगा लो कि सुनने को ही नहीं मिलता था, विदत भी कोई चीज़ थी। ठीक है, सभा अब कैसी होगी थी? जो आपकी सभा थी, इस सभा को अब ये कैसी सभा होगी थी? अब ये राज संस्था होगी थी। कैसी संस्था होगी थी? अब ये राज संस्था होगी थी। और जबकि अथर्ववेद के टाइम में सभा को क्या बोला गया है? सभा को बोला गया है नरिष्ठ। क्या बोला गया था बेटा? सभा को नरिष्ठ। नरिष्ठ का मतलब क्या होता है कि जो सामूहिक वाद विवाद करते थे उनको, ठीक है, नरिष्ठ बोला गया है। और यानी कि इसका मतलब ये लगा लो कि सभा में जो सामूहिक वाद विवाद होते थे, भाई सभा के निर्णय का कोई उल्लंघन नहीं कर पाता था। अब शतपथ ब्राह्मण में राजा की सभा में, जो शतपथ ब्राह्मण में आपके लिखी हुई एक चीज़ कि राजा भी सभा में उपस्थित होता था। और समिति कैसी बन गई थी? समिति अब बन चुकी थी केंद्रीय संस्था। समिति कैसी बन गई थी? केंद्रीय संस्था बन गई थी। कैसी संस्था बन गई थी भाई? केंद्रीय संस्था बन गई थी। इसमें भी वाद विवाद के बाद ही निर्णय लिया जाता था। और समिति का अध्यक्ष कौन होता था? इसका अध्यक्ष स्वयं राजा होता था। स्वयं राजा इसका अध्यक्ष होता था। और इसमें क्या होता था? इसमें राजा भी हिस्सा लेते थे, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष का काम कौन करता था? समिति में आपके राजा खुद करते थे इसमें। ठीक है, सभा और समिति के अतिरिक्त ना उत्तर वैदिक आपके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें आप एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको। क्या? परिषद। क्या देखने को मिलेगी? परिषद होगी, सेना होगी। ये भी आपको उत्तर वैदिक काल में ये संस्थाएं भी आपको देखने को मिलेगी। ये था आज आपकी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट में हम करेंगे हमारा समाज कैसा था उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है भाई फिर, और पीपीटी भी रेडी करने में टाइम लगता है। ठीक है, इतना जितना करवाए उतना अच्छे से कर लेना बेटा आज, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट में। इसकी पीपीटी ही लेके आऊँगी जितना अब तक हमने किया है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।